हेलो फ्रेंड्स। ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल का एक कोट है, वेल बिगन इज हाफ डन। यानी अगर हम शुरुआत सही तरीके से कर लें तो मान लीजिए कि आधा काम हो चुका। ऐसे ही हिंदी में एक मुहावरा है, अंत भला सो सब भला। यानी अगर किसी चीज़ का अंत ठीक से हो तो सब ठीक हो जाता है। अब इस वीडियो की बात करें तो अगर आप 71st प्रीलिम्स जो 13 सितंबर को आयोजित होने वाली है उसके कैंडिडेट्स हैं तो ये वीडियो आपको आखिरी दिनों में सोर्स को लेकर कोई बड़ी गलती करने से बचाएगा। और अगर आप आगे होने वाली बीपीएससी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एक आइडियल सोर्स कॉम्बिनेशन बताएगा जिसके बाद आप हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो फैक्चुअल हो या कॉन्सेप्चुअल। फ्रेंड्स, पिछले वर्ष 69th प्रीलिम्स की सोर्स ट्रेसिंग की तरह ही इस वर्ष भी हमारे चैनल बीपीएससी विहार पे 70th प्रीलिम्स के सोर्स ट्रेसिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने अब तक साइंस, करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी को कवर कर लिया है। इस बार हमने भले ही सोर्स ट्रेसिंग में देरी की हो पर बाकी चीज़ें ठीक वैसी ही हैं। यानी बिना किसी बुक, पब्लिकेशन या सोर्स का पक्ष लिए पूरी ईमानदारी से निष्पक्ष होकर प्रूफ के साथ आपको ये बताने की कोशिश करना कि किस सोर्स से कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। इस वीडियो में मैं 13 दिसंबर 2024 को आयोजित 70th प्रीलिम्स में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस के सोर्सेस को ट्रेस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। जिन सोर्सेस को मैं इस वीडियो में रेफर करूंगा वो है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का जो बुक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है। इसके बाद ल्यूसेंट का जो जीके बुक आता है इंग्लिश में और जो हिंदी में आता है, दोनों अलग अलग रेफ़र कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि इंग्लिश वाला और हिंदी वाला जो बुक है दोनों के कंटेंट में डिफरेंस है। एटलीस्ट जो हिस्ट्री वाला कंटेंट है, हिस्ट्री के जो फैक्ट्स हैं उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके बाद घटना चक्र का जो प्रीव्यू बुक आता है पूर्वावलोकन, जिसमें यूपीएससी तथा जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स है उसके क्वेश्चंस रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो बुक को भी हम रेफ़र करेंगे। इसके बाद जो बीपीएससी का खुद का पीवाईक्यू है जो उन्होंने खुद ही पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ से कितने सवाल सॉल्व हो पा रहे हैं। पहला सवाल है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द फरेजी मूवमेंट? ऑप्शन ए है हाजी शरीयतुल्लाह, ऑप्शन बी है सैयद अहमद, ऑप्शन सी है दुधू मियाँ और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से अधिक यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस हैं। इसमें जो सही आंसर है वो हम जानते हैं हाजी शरीयतुल्लाह, ऑप्शन ए जो है वो सही है। पर ये किस बुक से सॉल्व हो पा रहा है अगर हम देखें तो देखिए, सबसे पहले स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम में आप देख सकते हैं ये फैक्ट दिया हुआ है फरेजी रिवोल्ट के बारे में, हाजी शरीयतुल्लाह, तो वहाँ से सॉल्व हो रहा है ये। ल्यूसेंट इंग्लिश वाली बुक में देखें तो वहाँ से भी सॉल्व हो रहा है। इसके बाद ल्यूसेंट हिंदी में देखें तो वहाँ भी टेबल बना के आपको ये फैक्ट दिया हुआ है फरेजी आंदोलन शरीयतुल्लाह। और अगर हम घटना चक्र की बात करें तो घटना चक्र में भी दिया हुआ है, देखिए फरेजी मूवमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए हाजी शरीयतुल्लाह यहाँ पे। ये बीपीएससी ने खुद ही 64th बीपीएससी जो हुआ था 2018 में, उसमें उसके प्रीलिम्स में ये पूछा गया हुआ है। तो आप इस सवाल को देख रहे हैं कि ये हर सोर्स से सॉल्व हो रहा है, स्पेक्ट्रम से भी, लूसेंट इंग्लिश हिंदी दोनों से, और जो बीपीएससी का पीवाईक्यू है उसमें खुद ही पूछ रखा है उन्होंने, और घटना चक्र में भी है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये जो टेबल है ये खुद भी बना करके आप इसमें हर के आगे +1 कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे सोर्सेज से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो पाया है। ठीक है, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कहाँ से कितने सवाल सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ, औरोबिंदो घोष, मोतीलाल घोष। ठीक है, तो क्या है इसका सही जवाब वो हम जानते हैं, औरोबिंदो घोष है। पर हमारा जो मकसद है इस वीडियो में वो तो है सोर्स देखना कि कहाँ से कितने सवाल सॉल्व हो पा रहे हैं। तो अगर आप देखें तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये स्पेक्ट्रम या ल्यूसेंट से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, पर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो बीपीएससी ने खुद ही 2015 में
जो 56 से 59 वाला एग्ज़ाम हुआ था, 56 टू 59 कंबाइंड एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, उसमें उन्होंने पूछा था एक सवाल, जिसमें आप देख सकते हैं ये न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, और ऑप्शन में है औरोबिंदो घोष। ठीक है, थोड़ा डिटेल में ये क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व किया होता तो आप इस क्वेश्चन को भी, जो क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने 78 में, वो भी सॉल्व आराम से हो जाता है ना। तो इसका सोर्स घटना चक्र या बीपीएससी पीवाईक्यू है। इसके अलावा बाकी किसी सोर्स से ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है, स्पेक्ट्रम से भी नहीं और लूसेंट से भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय, ऑप्शन ए है विद्यासागर इन 1899, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंदा इन 1899, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद इन 1897। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद इन 1897 है। पर ये कहाँ से सॉल्व हो पाएगा? तो आप देखें स्पेक्ट्रम में सॉल्व हो रहा है, ये स्पेक्ट्रम से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पे फैक्ट। लूसेंट में देखें तो इंग्लिश वाले में और हिंदी वाले में दोनों में टेबल बना करके ये दिया हुआ है, तो दोनों जगहों से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, और अगर हम घटना चक्र देखें तो उसमें भी दिया हुआ है ये देखिए घटना चक्र। अब आप यहाँ पर घटना चक्र में देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ईयर यहाँ नहीं दिया हुआ है, पर आप आगे घटना चक्र में क्या होता है ना कि क्वेश्चंस के साथ में आप जानते हैं एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ होता है, तो आप अगर उसको भी देखेंगे तो वहाँ से आपको ईयर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको मान सकते हैं कि ये घटना चक्र, स्पेक्ट्रम और ल्यूसेंट इन सभी से सॉल्व हो रहा है। बीपीएससी ने पीवाईक्यू में इस तरीके से नहीं पूछा है। ठीक है, तो हम उसको नहीं काउंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड ब्रिटिशर्स शिफ्टेड द कैपिटल टू दिल्ली? ठीक है, आप आपने जो टेबल बनाया होगा ना उसमें आप +1 कर दीजिएगा जिन सोर्सेज से सॉल्व हुआ है, जिनसे नहीं हुआ है उनको हम आगे देखेंगे। ऑप्शन है इसमें 1912, 1913 और 1911। कब राजधानी जो है वो दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें देखिए कुछ सोर्सेस में 1911 दिया हुआ है और कुछ में 1912 दिया हुआ है। अगर हम स्पेक्ट्रम देखें तो आपको स्पेक्ट्रम में देखने को मिलेगा 1911। लूसेंट इंग्लिश वाली बुक में भी 1911 है, देखिए मैंने नीचे 1912 लिखा है रेड पेंसिल्स में, पर बुक में 1911 दिया हुआ है। हिंदी वाले लूसेंट में अगर आप देखें तो 1912 है। ठीक है, तो ये लूसेंट इंग्लिश वाले से तो गलत सॉल्व हो पाता, अगर वहाँ से देखें तो 1911 दिया है वहाँ, पर हिंदी वाले में 1912 दिया है, तो हिंदी वाले से ये सॉल्वेबल है। और घटना चक्र वाली बुक देखें हम तो वहाँ से भी सॉल्वेबल है। ऑप्शन सी देखिए 1911 और ऑप्शन डी देखिए 1912, यहाँ खुद ही दोनों ऑप्शन दे रखा है। तो अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होता या आप इसको रेफर करें तो यहाँ से सॉल्वेबल है, ये दोनों ऑप्शन है। तो हमको आगे भी अगर ये सवाल देखने को मिले एग्जाम्स में तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 1911 और 1912 दोनों हैं तो उसमें से 1912 होगा, क्योंकि 1911 में जो है घोषणा हुई थी ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल की, पर इम्प्लीमेंटेशन जो है इसका 1912 से हुआ, इफेक्ट में ये 1912 से आया। ठीक है ना। चलिए, तो ये स्पेक्ट्रम से सॉल्वेबल नहीं है, लूसेंट इंग्लिश वाली बुक से भी नहीं है, लूसेंट हिंदी से है और घटना चक्र से है। तो आप इन दोनों बुक्स के आगे +1 कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन डू और डाई एंड व्हेन? ठीक है, डू और डाई का स्लोगन किसने दिया था और कब दिया गया था? तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डी गांधी जी वाला है, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान हम जानते हैं उन्होंने दिया था, यही सही आंसर है। सोर्स की बात करें तो हम अगर देखें आप स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम में ये दिया हुआ है, ये देखिए डू और डाई। ठीक है, अपेंडिक्स में दिया हुआ है, जो स्पेक्ट्रम के पीछे आप जाएंगे उस बुक में तो पीछे अपेंडिक्स दिए हुए हैं बहुत सारे, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, लूसेंट अगर देखें आप इंग्लिश वाली बुक जो है उसमें दिया हुआ है, हिंदी वाली बुक में भी दिया हुआ है और घटना चक्र में भी है। इनफैक्ट बीपीएससी के खुद के पीवाईक्यू में भी है, पर अधूरा है। 2011 में 53rd to 55th बीपीएससी जो कंबाइंड हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि द स्लोगन डू और डाई वाज रिलेटेड विद, तो रिलेटेड विद का आंसर है यहाँ पे क्विट इंडिया, पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किन्होंने दिया था, तो उसका जवाब आप इस वाले सवाल में देखिए, द स्लोगन डू और डाई वाज गिवन बाय, ये यूपीपीसीएस का सवाल है।
तो मतलब घटना चक्र अगर आप सॉल्व करें तो वहाँ से ये दोनों फैक्ट्स जो आपको मिल जाएंगे कि किन्होंने दिया था और किस मूवमेंट के दौरान दिया गया था। ठीक है, तो घटना चक्र से सॉल्वेबल है, बीपीएससी के पीवाईक्यू से पार्शियली सॉल्वेबल है। ठीक है, और स्पेक्ट्रम और लूसेंट में तो आराम से दिया हुआ है। ठीक है, फेमस कोट है ये, फेमस स्लोगन है उनका। आगे हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब तक हमने 5 सवाल देखा है, ये 6th क्वेश्चन है। टोटल इस वीडियो में हम 14 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इस वाले पेपर में 15 सवाल थे मॉडर्न हिस्ट्री के, जिसमें से एक डिलीट हो गया था, उस क्वेश्चन को भी हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सवाल है, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स दिए हुए हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो क्या क्या है, स्वदेशी सेवक होम, यूनाइटेड इंडिया हाउस, युगांतर आश्रम और आज़ाद हिंद फौज। तो क्या है इसका सही आंसर? सही आंसर तो इसका ऑप्शन डी है। ठीक है, पर किस सोर्स से सॉल्व हो पाएगा ये? देखिए, अगर आप स्पेक्ट्रम देखें तो वहाँ पर आपको स्वदेश सेवक होम भी मिल जाता है, यूनाइटेड इंडिया हाउस मिल जाता है सिएटल में, स्वदेश सेवक होम वैंकूवर, और आईएनए हेडक्वार्टर भी आपको यहाँ पे देखिए रंगून। ठीक है, पर स्पेक्ट्रम के अलावे किसी बुक या किसी सोर्स से ये सॉल्व न तो लूसेंट से हो रहा है, ना ही बीपीएससी ने पूछा है पहले, और घटना चक्र से भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम मानेंगे कि ये सिर्फ स्पेक्ट्रम से सॉल्व हो पा रहा है। देखिए, क्योंकि इसमें 4 ऑर्गेनाइजेशन हैं, जब तक आप 1-2 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी ना दिया हुआ हो तब तक कैसे इसको हम कहीं से और से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसे अगर आप देखना चाहें आईएनए आज़ाद हिंद फौज, अगर इसका हमको पता हो कि रंगून है, 4 का डी पता हो अगर हमको, तो उस बेसिस पर भी हम डी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 4 का डी सिर्फ डी वाले ऑप्शन में ही है। ठीक है, पर इस तरीके से हम सॉल्व कर पाएंगे। पर अगर स्पेक्ट्रम देखें आप, तो स्पेक्ट्रम में तो आपको 3 जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दिए हुए हैं, तो वहाँ से ये सॉल्व आराम से हो रहा है। ठीक है, स्पेक्ट्रम के आगे आप +1 कर सकते हैं, बाकी सोर्सेज से ये सॉल्व नहीं हो पा रहा। ये सवाल जो है ये काफ़ी आसान सा सवाल है। डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने कब ऑब्जर्व किया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस? हम जानते हैं 16 अगस्त को 1946 में। पर ये सॉल्व कहाँ से हो पाएगा? तो ये सॉल्व जो है स्पेक्ट्रम से भी हो रहा है। देखिए आप, स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, लूसेंट इंग्लिश में भी दिया हुआ है, लूसेंट हिंदी में भी दिया हुआ है, और घटना चक्र से भी सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इन 4 सोर्सेज से ये सॉल्व हो रहा है। बीपीएससी का पीवाईक्यू ये नहीं है, पहले नहीं पूछा है इन्होंने। चलिए, तो इन सारे सोर्सेज के आगे +1 आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसमें न्यूज़पेपर एक तरफ दिया हुआ है और दूसरी तरफ एडिटर है। फ्री हिंदुस्तान, इंडियन ओपिनियन, वॉइस ऑफ इंडिया और बंगाली, 4 न्यूज़पेपर्स दिए हुए हैं, इनके एडिटर से मिलाना है इसको। तो ये कहाँ से सॉल्व हो पाएगा ये? देखिए, अगर आप स्पेक्ट्रम देखेंगे तो स्पेक्ट्रम में आपको बंगाली, वॉइस ऑफ इंडिया, ये 2 दिया हुआ है यहाँ पे, और इसके अलावा इंडियन ओपिनियन भी दिया हुआ है, फ्री हिंदुस्तान भी दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम में आपको बंगाली, वॉइस ऑफ इंडिया मिल रहा है, इंडियन ओपिनियन मिल रहा है, फ्री हिंदुस्तान मिल रहा है, फ्री हिंदुस्तान बाय तारकनाथ दास। तो स्पेक्ट्रम से सॉल्व हो रहा है ये, है ना। अब अगर आप लूसेंट बुक जाएंगे उसमें, तो देखिए इंडियन ओपिनियन दिया हुआ है लूसेंट इंग्लिश में बस, तो इसलिए यहाँ से ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। हिंदी वाली बुक देखें तो बंगाली और फ्री हिंदुस्तान दिया हुआ है। ठीक है, बंगाली है और फ्री हिंदुस्तान है। तो अगर हम देखें तो लूसेंट इंग्लिश से तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंग्लिश वाले में क्या है, इंडियन ओपिनियन दिया हुआ है। इंडियन ओपिनियन अगर हमको पता हो कि गांधी जी के उसके एडिटर गांधी जी थे, तो भी इंडियन ओपिनियन यानी 2 का ए है ना, 2 का ए। पर 2 का ए अगर आप देखें ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी भी है और ऑप्शन सी भी है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, 2 ऑप्शन में 2 का ए दिया हुआ है, इसलिए लूसेंट इंग्लिश वाली बुक से सॉल्व नहीं हो पाएगा। हिंदी वाली बुक से सॉल्व हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हिंदी वाली बुक में देखें आप, बंगाली का सुरेंद्र नाथ बैनर्जी दिया हुआ है, एक फैक्ट मिल गया। फ्री हिंदुस्तान का तारकनाथ दास मिल गया हमको। तो अगर ये 2 फैक्ट्स हमको मिल गए, बंगाली और फ्री हिंदुस्तान, इनफैक्ट सिर्फ बंगाली के आधार पर भी सॉल्व हो सकता है ये। अब देखें यहाँ पर 4 का सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सी 4 का सी, तो आप अगर देखेंगे तो सिर्फ बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि 4 का सी दिया हुआ है
है ना। इसके अलावा आपको यहाँ पर तारकनाथ दास वाला फैक्ट भी मिल ही रहा है, ठीक। तो हिंदी वाले लूसेंट से ये सॉल्व हो जा रहा है। अभी आपने देखा डिफरेंस, इंग्लिश वाले लूसेंट से हमने देखा कि उसमें 1911 दिया हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, हिंदी में 1912 दिया हुआ है हिंदी वाले लूसेंट में। तो एक सवाल का डिफरेंस वहाँ पे होता है क्रिएट। यहाँ भी एक सवाल का अब हम देख रहे हैं कि जो टेबल है यहाँ पर बंगाली भी दिया हुआ है, फिर हिंदुस्तान भी दिया हुआ है, पर ऐसा है ये टेबल ही मिसिंग है इंग्लिश वाले लूसेंट में, ठीक है। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिफरेंस है, और इसलिए दोनों अलग अलग रेफ़र भी किया मैंने। अब आप देखें घटना चक्र, अगर हम बात करें तो घटना चक्र में आपको ये मिल जाता है, ठीक है। 64th बीपीएससी 2018 वाला जो है पेपर, उसमें आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बंगाली, ये देखिए बंगाली मिल जाता है। सिर्फ बंगाली अगर आपको पता हो कि इसके एडिटर जो हैं वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, सिर्फ एक फैक्ट के आधार पे भी ये सॉल्व हो सकता है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो बीपीएससी पीवाईक्यू में हम इसको मानेंगे कि वहाँ से ये सॉल्व हो रहा है। इसके अलावा देखिए फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। और घटना चक्र में तो है ही है, वहाँ से सॉल्व तो हो ही रहा है, ठीक है। तारकनाथ दास है, फिर यहाँ पे आप देखें वॉइस ऑफ इंडिया, बंगाली। तो घटना चक्र और बीपीएससी के पीवाईक्यू से भी ये सॉल्व हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और उनके फाउंडर्स के बारे में दिया हुआ है, मिलाना है हमको। क्या क्या है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में? खाकसर्स, सोशलिस्ट पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक, ये 4 दिए हुए हैं और इनके फाउंडर्स के नाम दिए हुए हैं, हमको मिलाना है इसमें। तो ये कहाँ से सॉल्व हो पाएगा, ये देखिए। देखिए अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम में आपको ये मिल जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक इस फैक्ट के आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर आप लूसेंट इंग्लिश वाला बुक देखें तो वहाँ भी वही हाल है, फॉरवर्ड ब्लॉक दिया हुआ है एससी बोस का, सुभाष चंद्र बोस जी का, ठीक ना। इसके बाद हिंदी वाले बुक में देखें तो सोशलिस्ट पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक दिया हुआ है। स्पेक्ट्रम में सिर्फ फॉरवर्ड ब्लॉक है, लूसेंट इंग्लिश में सिर्फ फॉरवर्ड ब्लॉक है, हिंदी वाले लूसेंट में सोशलिस्ट पार्टी भी है, फॉरवर्ड ब्लॉक भी है। बट स्टिल इन 2 फैक्ट्स के बावजूद जो है लूसेंट हिंदी तक सॉल्व नहीं कर पाया है इसको, वहाँ से भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों? देखिए हमको क्या मिल गया, सोशलिस्ट पार्टी का मिल गया जयप्रकाश नारायण, 2 का सी मिल गया, और फॉरवर्ड ब्लॉक मिल गया हमको सुभाष चंद्र बोस, 4 का ए मिल गया। 2 का सी और 4 का ए अगर आप देखें तो ऑप्शन बी जो है उसमें 2 का सी और 4 का ए है, और ऑप्शन डी जो है उसमें भी 2 का सी और 4 का ए है। इसलिए स्पेक्ट्रम और लूसेंट इंग्लिश से तो सॉल्व नहीं ही हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ फॉरवर्ड ब्लॉक दिया हुआ है। पर लूसेंट हिंदी से भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी दिया हुआ है, बट ऑप्शन इस तरीके से अरेंज्ड है कि हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। लेकिन अब घटना चक्र को देखते हैं। देखिए घटना चक्र में सोशलिस्ट पार्टी दिया हुआ है, और ये देखिए खाकसर पार्टी भी दिया हुआ है। अब सॉल्व हो जाएगा अगर खाकसर पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी ये दोनों पता हो तो ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है। क्यों? खाकसर का देखिए इनायतुल्ला मशरिकी और सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट दिया हुआ है जयप्रकाश नारायण, तो खाकसर यानी 1 का बी और सोशलिस्ट पार्टी 2 का सी, तो 1 का बी और 2 का सी तो ऑप्शन बी में है। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो घटना चक्र से सॉल्व हो रहा है, लूसेंट इंग्लिश हिंदी दोनों से सॉल्व नहीं हो पाया, स्पेक्ट्रम से भी सॉल्व नहीं हो पाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उनकी विशेषताओं में से इनमें से कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दूसरा है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रांतीय स्वायत्ता,
सी ऑप्शन है अप्रेजल ऑफ द एक्ट ऑफ 1935 और डी ऑप्शन है प्रपोजल फॉर फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब देखिए कॉमन सेंस से ये सवाल तो आप सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी सोर्स के। क्या कह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के क्या फीचर्स थे, इनमें से क्या उसकी विशेषताएं थी। और ऑप्शन सी आप देखिए अप्रेजल ऑफ द एक्ट ऑफ 1935, 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन। अब 1935 के अधिनियम में ही 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन भला कैसे हो सकता है ना। तो कॉमन सेंस से तो ये सॉल्व हो जाता, पर हम यहाँ पर कॉमन सेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सोर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आप सोर्स देखना चाहें तो स्पेक्ट्रम में आपको सारे एक्ट्स जो हैं डिटेल में मिल जाते हैं। वैसे तो ये थोड़ा सा मिक्स्ड सा टॉपिक है। अब ल्यूसेंट अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में भी आपको दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब आप पढ़ते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको ये सारे एक्ट्स पढ़ने को वहाँ पे रहते हैं फीचर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो फीचर्स है 1935 वाले एक्ट के, आप अगर पढ़ें तो स्पेक्ट्रम में वहाँ से सॉल्व आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ल्यूसेंट में या फिर घटनाचक्र से आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 फीचर्स आपको पता होने चाहिए। पहला रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ऑप्शन बी जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑप्शन सी जो है फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये तीनों अगर आपको पता है कि हैं ही, तभी आप जो है ऑप्शन सी को करेंगे। ये नहीं है कि नॉट पूछा है, नॉट द फीचर पूछा है ना। चलिए, तो उसको स्पेक्ट्रम में +1 कर लीजिए आप, बाकी किसी सोर्स से तो सॉल्व नहीं हुआ। अब ये आते हैं उस सवाल पे जो कि डिलीट हुआ है। ये है क्वेश्चन नंबर जो 121 देख रहे हैं आप। द पॉलिटिकल स्ट्रेटजी स्ट्रगल, ट्रूथ स्ट्रगल और STS केम इनटू प्रोमिनेंस विथ ए कॉल फॉर। ऑप्शन ए स्वदेशी मूवमेंट, ऑप्शन बी क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन सी बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन, ऑप्शन डी खिलाफत इशू। देखिए पहली बात तो ये डिलीट हुआ है तो इसको हम किसी सोर्स में ट्रेस नहीं करेंगे। वैसे आप सोर्स में जाएंगे तो स्पेक्ट्रम में आपको इसके बारे में पढ़ने को है, ठीक है, पर चूंकि ये डिलीट हो गया है तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है और डिलीट क्यों हुआ है। डिलीट इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो स्ट्रगल, ट्रूथ स्ट्रगल का जो स्ट्रैटेजी है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, ये यहाँ पे पूछ रहा है कि किस नारे से प्रख्यात हुई। तो पहली बात तो ये नारे नहीं है, किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई। तो ये किसी आंदोलन के नारे के रूप में नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी था जिसमें कि आप स्ट्रगल करते थे, फिर कुछ समय के लिए संघर्ष विराम होता था, ट्रूस का माहौल होता था, दोबारा से फिर स्ट्रगल होता था। जब आप फ्रीडम मूवमेंट पढ़ते हैं, खासकर जब आप गांधी जी के आने के बाद जो पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना, असहयोग आंदोलन पढ़ते हैं। इसके बाद फिर इस आंदोलन, ये जब आंदोलन खत्म हो जाता है 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद, तो आप देखते हैं कि फिर ये 1930 के आसपास दांडी मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है ना। तो एक मूवमेंट हो रहा है, फिर उसके बाद कुछ समय तक जो है विराम की स्थिति है, ट्रूस की स्थिति है, पीस की स्थिति है, फिर से संघर्ष करना। तो ये जो स्ट्रैटेजी था, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, क्योंकि वैसे भी मास मूवमेंट बहुत लंबे समय तक जो है वो नहीं चलाया जा सकता है, इसीलिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, 1-2 साल का स्ट्रगल हुआ है, तो उसके बाद ट्रूस जरूरी है। क्योंकि इतना बड़ा देश है और इतने सारे लोगों को अगर आपको मिला के मूवमेंट चलाना है, कोई आंदोलन करना है, तो वो ऐसा नहीं है कि आप 20-25 साल 30 साल आप ऐसे लगातार कर सकते हैं, है ना। इतने लंबे समय तक सारे लोग अपना सारा काम छोड़ करके मूवमेंट में नहीं रह सकते हैं। तो ये 1-2 साल का जो पीरियड है स्ट्रगल का, उसके बाद फिर ट्रूस होता था, फिर स्ट्रगल होता था। ये गांधीयन पॉलिसी था एक तरह से। तो ये जो है इसका विरोध जो है वो, या इसके बारे में इसका जो है क्रिटिसिज्म कर रहे थे नेहरू कि ये गलत है। बट ये हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर, बेसिकली उसका विरोध शुरू हुआ था बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और एक तो वो ऑप्शन में नहीं है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसमें ऑप्शन में नहीं है, और दूसरा वैसे भी ये कोई नारा नहीं था, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजी थी, है ना। जैसे करो या मरो हमने देखा एक सवाल में, वो नारा था, वो एक स्लोगन है। बट यहाँ ये स्लोगन की बात नहीं हो रही है, ये एक स्ट्रैटेजी की, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की बात हो रही है। पर यहाँ पर विद द कॉल फॉर, यहाँ पे और हिंदी अनुवाद देखें तो अब नारे से प्रख्यात हुई, किस नारे से, किस आंदोलन के नारे से। तो नारा तो था ही नहीं, है ना। और वैसे भी सिविल डिसोबीडियंस जो है वो है ही नहीं यहाँ ऑप्शन में, सविनय अवज्ञा ऑप्शन में ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
कि ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल नेशनल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड एट मैनी प्लेसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन ए है रैयती सरकार खेड़ा गुजरात, ऑप्शन बी है प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है प्रजामंडल तलचर उड़ीसा और ऑप्शन डी है जातीय सरकार तमलुक बंगाल। तो अगर आप देखें तो इसमें से क्या सही है? वैसे तो नॉट करेक्टली मैच पूछा और आंसर इसका ए है रैयती सरकार खेड़ा गुजरात, बाकी तीनों सही है। पर इसको देखें, अगर हम सोर्स देखें तो स्पेक्ट्रम में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए तमलुक दिया हुआ है, सतारा दिया हुआ है प्रति सरकार, सतारा में और तमलुक में जातीय सरकार। लेकिन क्या तमलुक और सतारा के बेसिस पर हम सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, तमलुक और सतारा पर अभी भी हमारे पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। प्रजामंडल तलचर उड़ीसा ये दिया ही नहीं है स्पेक्ट्रम में, इसलिए स्पेक्ट्रम से सॉल्वेबल नहीं है। ठीक है, स्पेक्ट्रम में हम +1 नहीं करेंगे, स्पेक्ट्रम से ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर हम लूसेंट देखें तो लूसेंट में आपको देखने को मिल रहा है, जो इंग्लिश वाली बुक है लूसेंट का उसमें देखिए, हिंदी में नहीं है ये, इंग्लिश वाले में। वहाँ पे आपको तमलुक सतारा और तलचर ये तीनों मिल रहे हैं कि यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट था, तमलुक सतारा और तलचर। तो अगर हमको ये पता हो कि इन तीनों जगहों पे था तो खेड़ा गुजरात को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। सेम वही हाल है आपको घटना चक्र में भी, घटना चक्र में भी ये सवाल है और इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आप सॉल्व कर सकते थे कि सतारा में था, तमलुक में था और तलचर में भी था। ठीक है, इसके अलावा बलिया में था पर बलिया ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में क्या है खेड़ा गुजरात। तो हम सॉल्व कर सकते हैं किससे? घटना चक्र से और लूसेंट से, बट स्पेक्ट्रम से सॉल्व ये नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट वाज द चीफ इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ द ट्रायंगुलर कॉमर्स बिटवीन इंडिया चाइना एंड इंग्लैंड। भारत चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? रेशम, अफीम या काली मिर्च, सिल्क, ओपियम या ब्लैक पेपर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ओपियम। ये देखिए आप स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ स्पेक्ट्रम में ही दिया हुआ है, ल्यूसेंट या बाकी बुक से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो यहाँ से मिल रहा है आपको स्पेक्ट्रम से। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम क्या गया +1 फिर कर सकते हैं। अब ये जो सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक ऐसा सवाल है जो कि किसी भी सोर्स से सॉल्व नहीं हो पाया। इन अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस सेट अप अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया विच वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय हाउ मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान। मतलब जापान के साथ साथ और कितने देशों ने सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो बनाई गई स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार थी, जो उन्होंने 1943 में बनाया था, उसको कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? ऑप्शन है 4, 5, 10 या 9। आप देखें तो स्पेक्ट्रम में तो ये है ही नहीं। ठीक है, ल्यूसेंट में भी नहीं है, ल्यूसेंट हिंदी में भी नहीं है और घटना चक्र में भी नहीं है। ठीक है, ल्यूसेंट इंग्लिश या हिंदी शायद अगर आप देखें तो उसमें कि उनमें से किसी एक में 2 देशों के नाम दिए हुए हैं कि 2 देश थे, जापान और जर्मनी, पर यहाँ ऑप्शन में 2 तो है ही नहीं और क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि इंक्लूडिंग जापान। तो जापान के साथ साथ और कितने देश थे ऐसे? तो इसका सही आंसर तो ऑप्शन डी 9 है, पर ये किसी बुक में हमको मिलता नहीं है। ठीक है, चलिए ये हमारा आखिरी सवाल है, 14th क्वेश्चन। वैसे टोटल 15th क्वेश्चन है, पर एक जो डिलीट हुआ है उसको हम एक्सक्लूड करेंगे, उसको नहीं हम काउंट करेंगे इसमें। ये सवाल जो है क्या है, अंडर द रॉयल टाइटल एक्ट क्वीन विक्टोरिया बिकेम द इम्प्रेस ऑफ इंडिया। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? ऑप्शन है 1875, 1874, 1877, 1876। क्या होगा इसका आंसर? देखिए 1877 और 1876, यहाँ भी वही मामला है, दोनों ऑप्शन में है। जैसे हमने देखा ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल 1911 भी था, 1912 भी था। अब अगर आप देखेंगे, ये देखिए स्पेक्ट्रम में पीछे अपेंडिक्स जहाँ पे है वहाँ आप देखेंगे तो आपको ये देखिए रॉयल टाइटल एक्ट 1876, क्वीन विक्टोरिया अज्यूमिंग द टाइटल ऑफ कैसरे हिंद और क्वीन इम्प्रेस ऑफ इंडिया। क्या दिया हुआ है? रॉयल टाइटल एक्ट 1876।
तो आप अगर इस बेसिस पर सॉल्व करेंगे इस सोर्स से तो 1876 सोर्स का सही करेंगे, पर 1876 है नहीं। लेकिन आप घटना चक्र देखिए, तो घटना चक्र में आपको ये मिल जाएगा, और बीपीएससी का खुद का पीवाईक्यू है 38th बीपीएससी में, ठीक है। 38th बीपीएससी में 1992 में पूछा गया है, क्वीन विक्टोरिया वॉज अपॉइंटेड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन, और इसका आंसर 1877, ऑप्शन सी, ठीक है। तो 1877 में ये हुआ था जब वो अपॉइंट हुई थी एम्प्रेस ऑफ इंडिया, भारत की महारानी। तो ये बीपीएससी पीवाईक्यू है, घटना चक्र में तो है ही, तो वहाँ से सॉल्व हो रहा है ये, पर ये लूसेंट में भी नहीं है और स्पेक्ट्रम में भी नहीं है। एज इट इज क्वेश्चन नहीं मिलता है, ठीक है ना। क्वीन रॉयल टाइटल एक्ट जो है या कैसर हिंद जो है वो दिया हुआ है, पर क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए, भारत की महारानी कब बनी। ये नहीं पूछ रहा है कि रॉयल टाइटल एक्ट कब आया था, क्योंकि वो तो 1876 का है। यहाँ पे भारत की महारानी कब बनी ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब ये हमारा आखिरी सवाल था, अगर आपने देखा तो 14th क्वेश्चन था हमारा ये, ठीक है। अब हम देखें अगर तो कितने सवाल कहाँ से सॉल्व हो पाए, ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रम अगर हम देखें तो स्पेक्ट्रम से टोटल देखिए 2 सवाल तो स्पेक्ट्रम से गलत हो गए, जो एक 1911 ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल है और दूसरा ये 1876 वाला क्वीन विक्टोरिया एम्प्रेस ऑफ इंडिया मामला है। तो अगर हम उन 2 सवालों को गलत मान लें तो टोटल सही सवाल जो सॉल्व हो पाए स्पेक्ट्रम से वो 8 क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, ठीक है ना, 8 क्वेश्चंस स्पेक्ट्रम से 8 क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। और अगर हम बात करें ल्यूसेंट इंग्लिश वाले बुक से तो वहाँ से लगभग 5 सवाल सॉल्व हुए हैं, हिंदी वाले से 6 सवाल सॉल्व हुए हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, 1 का डिफरेंस है। और अगर हम बात करें बीपीएससी का खुद का जो पीवाईक्यू है 4 सवाल तो सीधे सीधे पर 1 इनडायरेक्टली भी सॉल्व हो रहा है, तो हम 5 सवाल मान सकते हैं बीपीएससी के खुद के पीवाईक्यू से। और घटना चक्र से टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। तो अभी इन 14 क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको घटना चक्र से देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें कि कॉम्बिनेशन जो है वो किन 2 सब्जेक्ट या किन 2 सोर्सेज के कॉम्बिनेशन से सबसे ज़्यादा सवाल सॉल्व हो पाएगा, तो अगर हम देखें स्पेक्ट्रम को अगर आप लूसेंट के साथ कंबाइन करेंगे तब आप सॉल्व कर पाएंगे टोटल 9 क्वेश्चन। पर आप जान रहे हैं कि 8 सवाल तो स्पेक्ट्रम से खुद ही सॉल्व हो गया। तो स्पेक्ट्रम देखिए, अगर आप कॉन्सेप्चुअल बुक पढ़ना चाहेंगे, अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं आप। वैसी स्थिति में उसके साथ लूसेंट को कंबाइंड करके भी आपका कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है ना। 8 + 1 ही हो पाएगा, 1 सवाल आप ज़्यादा से सॉल्व कर लेंगे अगर लूसेंट को भी आपने स्पेक्ट्रम के साथ मिला लिया तो। पर अगर आप स्पेक्ट्रम के साथ में घटना चक्र मिला लें तब देखिए 8 क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से सॉल्व हो रहा है, घटना चक्र से 10 हो रहा है, पर दोनों के कॉम्बिनेशन से आप 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, माफ़ कीजिएगा 14 नहीं 13 क्वेश्चन, ठीक है, 13 सवाल, ये बेस्ट पॉसिबल है यहाँ पर कॉम्बिनेशन घटना चक्र विद स्पेक्ट्रम। 13 क्वेश्चन सॉल्वेबल है। स्पेक्ट्रम को लूसेंट से कंबाइन करेंगे तो 9 क्वेश्चन ही हो पाएंगे, और अगर आप घटना चक्र के साथ लूसेंट को कंबाइन करेंगे तब 9 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाएगा आपका, सॉरी 9 नहीं 10 क्वेश्चन। अब आप देख रहे हैं घटना चक्र खुद ही वहाँ से 10 क्वेश्चन सॉल्व हो पाया है, लूसेंट के साथ कंबाइन कर देंगे तो भी 10 ही क्वेश्चन होगा। यानी घटना चक्र से जो फैक्ट्स हैं वो लूसेंट में भी है, ठीक है, सॉरी जो लूसेंट में फैक्ट्स हैं वो घटना चक्र में भी हैं, घटना चक्र वाले सारे फैक्ट्स लूसेंट में नहीं हैं। तो घटना चक्र के बाद लूसेंट करने का कोई मतलब नहीं यहाँ पे बन रहा है। लूसेंट अगर आप कर रहे हैं तो आप देखिए कि लूसेंट या तो इंग्लिश वाला 5 सवाल और हिंदी वाला 6 सवाल, इतना ही सॉल्व हो पा रहा है आउट ऑफ 14। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का जो नेचर है वो आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर फैक्चुअल नेचर में है, ज़्यादातर 1 लाइनर क्वेश्चन हैं, या ज़्यादातर सीधे सीधे डायरेक्ट फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछे जा रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट पूछ लिया तो फिर क्या करेंगे, वैसी स्थिति में स्पेक्ट्रम जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको सॉल्व करने के लिए। अगर आप 69th बीपीएससी प्रीलिम्स का जो सोर्स ट्रेसिंग किया था हमने, अगर आप वो वाली वीडियो देखें तो वहाँ पर हमने कोई और सोर्स देखा भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर 14 क्वेश्चन वहाँ भी थे और आउट ऑफ 14 13 क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से सॉल्व हो रहे थे सीधे सीधे, और वो भी डायरेक्ट सॉल्व हो रहे थे।
तो 14 में से अगर 13 क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से ही सॉल्व हो गए थे 69th में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन घटना चक्र से सॉल्व हो रहे हैं, तो घटना चक्र में आपने देखा कि वहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें जो है वो काफ़ी मात्रा में है और अच्छे से है, ठीक है, और वो भी क्वेश्चन फॉर्मेट में। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा जो सोर्स है वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। अगर फैक्चुअल बेसिस पर देखें तो यहाँ घटना चक्र जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो पा रहे हैं। अगर हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखें, जो 69th प्रीलिम्स में क्वेश्चन थोड़े से स्टैंडर्ड के, अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे, तो उस स्थिति में स्पेक्ट्रम जो है वो विनिंग था, ठीक है। 15 में से या 14 में से 13 क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो गए थे। तो अब आप ये खुद से डिड्यूस कर सकते हैं, खुद से ये समझ सकते हैं कि आपको कौन से सोर्स के साथ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 14 क्वेश्चन जो हैं वो एक बड़ा चंक होता है। 150 क्वेश्चन में से समझ लीजिए कि 10% है ये, ठीक है, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री। इसके अलावा आप एंशिएंट मेडाइवल के लिए भी बढ़ते ही हैं बुक पर, मॉडर्न के लिए यहाँ पर सिर्फ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वैसे भी हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस से होते हैं। ऐसे में आप इन सोर्स, इन सब्जेक्ट्स को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इनके लिए आपको बेस्ट सोर्स जो है वो ही आपको चुनना चाहिए अपने लिए, अगर आप आगे 72nd के लिए कर रहे हैं तैयारी या उसके आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप अभी कर रहे हैं तैयारी तो देखिए, अगर आपने लूसेंट ही पढ़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा तो आपको मेहनत और करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से आपको देखने को मिला कि 6 सवाल 5 सवाल ही सॉल्व हो पा रहे हैं आउट ऑफ 14, 50% भी नहीं हो पा रहा है सॉल्व। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ लूसेंट के साथ आप नहीं जा सकते हैं, है ना। लोगों ने ऐसा माहौल भले ही बना दिया कि 70th के बाद फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लूसेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, गाइड बुक से पूछे जा रहे हैं, पर इस वीडियो के को देख करके, इस सोर्स ट्रेसिंग को देख करके अब आप ये तो कंक्लूड कर सकते हैं खुद के लिए कि ऐसा नहीं है कि लूसेंट से क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा सॉल्व हो पा रहे हैं या गाइड बुक से सॉल्व ज़्यादा हो रहे हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि स्पेक्ट्रम से 14 में से 8 क्वेश्चंस स्टिल सॉल्व हो रहे हैं, जो कि लूसेंट से ज़्यादा है। और घटना चक्र की बात करें तो वो तो सबसे ज़्यादा है। तो आपको एक बैलेंस बना के रखना होगा, दोनों ही तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप एकदम प्योर फैक्ट पूछे जा रहे हैं तो उसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा, पर अगर कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, जैसे आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला क्वेश्चन देखा, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, उसमें थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत थी। उस तरीके के क्वेश्चंस को, अब वो क्वेश्चन सिर्फ स्पेक्ट्रम से सॉल्व हुआ, तो हम ये नहीं जानते हैं कि बीपीएससी कौन सी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ लेगा, 69th या 68th। उस टाइम पर आपने देखा कि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा पूछे जा रहे थे, लोग स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए कह रहे थे। बट 70th में जब वन लाइनर आ गया तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, वन लाइनर बुक्स पढ़ने चाहिए। पर अब आप खुद से ये निर्णय कर सकते हैं कि आपको कौन से सोर्स के साथ जाना चाहिए। लूसेंट ना पहले बेस्ट सोर्स था ना अब है, 70th से पहले तो नहीं ही था, 68 69 के बाद तो वो नहीं रह गया था, पर अब भी नहीं है। अब भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि वन लाइनर या गाइड बुक से आपको काम आप चला पाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको यही दिखाने के लिए था कि जो मार्केट में लोग बोल रहे हों, जो रैंडम टीचर्स रैंडम यूट्यूब चैनल्स पे आपको बता रहे हों कि ये सोर्स कवर कर लीजिए, ये सोर्स आप रेफ़र कर लीजिए, इससे हो जाएगा, इतना पढ़ लेने से हो जाएगा, आपको उसके बजाय खुद से एनालिसिस करनी चाहिए कि क्या वाकई में वो सोर्स उतना ऑथेंटिक है, या हमको ट्रेडिशनल तरीके से जो पढ़ाई होती है, जो एक डिटेल्ड पढ़ाई होती है, वही करनी चाहिए। वैसे भी जब आप मेंस देंगे तो आप लूसेंट पढ़ के तो जाएंगे नहीं, तो ना तो मेंस में तो आप जाएंगे ही नहीं, और प्रीलिम्स वैसे भी सिर्फ लूसेंट से आप देख रहे हैं कि कितने सवाल सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको बेस्ट सोर्स भी पता लग गया होगा, बेस्ट कॉम्बिनेशन भी पता लग गया होगा, है ना। तो अब आप अपनी तैयारी को, अगर आप 71st की तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट फेज में है, आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। घटना चक्र सबसे अच्छा आपके पास आपको सोर्स दिख रहा है कि यहाँ से सोर्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप 72nd के लिए जा रहे हैं तो फिर आप ये लूसेंट वगैरह से आप बचें, आप अच्छे स्टैंडर्ड सोर्स को फॉलो करें, ठीक है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।